जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें हम लोग समान भूगोल कर रहे हैं। यह भारत एवं विश्व का भूगोल होगा। तो हम लोग पूरा बुक किए हुए हैं, या मास्टर वीडियो होगा, और यह मास्टर वीडियो का होगा 5वां पार्ट। तो हम लोगों ने पहले के 4 पार्ट पब्लिश कर चुके हैं, और पूरा का पूरा बुक हम लोग पब्लिश कर चुके हैं एपिसोड बाय एपिसोड में। तो अगर आप लोग पहले की वीडियोस नहीं देखे तो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप लोग वीडियोस भी जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 17 बीपीएससी देने वाले हैं। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके और वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें, ताकि आप भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर महसूस कर सके एग्ज़ाम हॉल में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जो कि पिछले हमारे 3 वीडियो का कंपाइलेशन होगा। तो इसे बस आप आराम से देखिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका होगा, उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मास्टर वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज़ में, जिसमें हम लोग सामान्य भूगोल कर रहे हैं। और अभी हम लोग भारतीय भूगोल कर रहे हैं, और इसका हम लोगों ने 12 सीरीज़ निकाल चुके हैं अभी तक हम लोग। और हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सीरीज़ के अंतिम पड़ाव में, और यह है यहाँ पे करीब उद्योग के आसपास। उद्योग में हम लोग पहुँचे हुए हैं 26 नंबर चैप्टर, और इसी तरह से 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर। फिर इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग विश्व भूगोल शुरू करेंगे, और इस बुक को कंप्लीट होने के बाद हम लोग घटना चक्र, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी जो करंट अफेयर की किताब है उन्हें भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम प्रोत्साहित होते हैं और हम और अच्छे वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाकर लाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी 70 देने वाला है, या फिर यूपीएससी प्री देने वाला है, या फिर यूपीपीसीएससी या कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी की अहम भूमिका होती है, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह भी इससे लाभान्वित हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक से, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 41 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे आपको हमारी पहल कैसी लग रही है। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा गलत है। तो कोयाली गुजरात बिल्कुल सही है। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश यह गलत है। नुमालीगढ़ असम यह बिल्कुल सही है। और मनाली तमिलनाडु यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोरी झारखंड बिल्कुल सही है। अलवाई केरल यह भी सही है। धर्मापुरी उड़ीसा यह गलत है। कोयाली गुजरात यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, धर्मापुरी उड़ीसा। अगला है औद्योगिक इकाई और केंद्र सुमेलित करने के लिए दिया हुआ। आइए देख लेते हैं एक एक करके इसे। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड यह है सोनापति 4 नंबर। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड यह है बेंगलुरु। फिर इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर्स यह है कलोल। और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यह है भुवनेश्वर। इसका है डी ऑप्शन 4132। अगला डायमंड पार्क क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यह वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। फिर से डायमंड पार्क क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यह वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषण के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। अगला है फिर से सम्मिलित करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्य क्षेत्र। तो आइए देखते हैं। तो बीवी राव हैं कुक्कुट पालन। सीके प्रहलाद हैं प्रबंधन विज्ञान। जॉन कुरियन यह है मत्स्य उद्योग अर्थशास्त्र। और किरण कार्निक हैं सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर। डी ऑप्शन हो जाएगा 4523। अगला सम्मिलित करने के लिए व्यक्ति और संगठन। आइए देखते हैं। VRS नटराजन यह है मारुति उद्योग लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नहीं, इसका है भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड, 4 नंबर ऑप्शन। हाँ, ये 4-5 में गड़बड़ा गया। तो 4 नंबर ऑप्शन है VRS नटराजन, भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड। AK पुरी यह है AK पुरी, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला है V तुलसीदास यह है एयर इंडिया। और जगदीश खट्टर है मारुति उद्योग लिमिटेड। बी ऑप्शन 4123। अगला है उच्च अधिकारी और संस्था। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। CP जैन है NTPC। S रामादुरई हैं
TCS सुनील अरोड़ा है, इंडियन एयरलाइंस और विवेक पॉल है, विप्रो टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन 2-3-1-4। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ प्रतिष्ठित महिला और संस्था या उद्योग। तो आइए इसे एक एक करके देख लेते हैं। अमृता पाटिल, यह है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अगला है अनु आगा, यह है थर्मेक्स लिमिटेड। अगला है मल्लिका श्रीनिवासन, यह है ट्रैक्टर एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड। अगला है प्रिया पॉल, यह है पार्क होटल्स। ये ऑप्शन 1-4-5-2। अगला है पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लुधियाना। पंजाब में कौन सा संस्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लुधियाना। अगला भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ताप शक्ति। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ताप शक्ति। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है उद्योग और स्थान। तो आइए इसे मिलाते हैं। कागज़ हो जाएगा टीटागढ़, सीमेंट हो जाएगा लखेरी, लौह और इस्पात हो जाएगा भिलाई और खनिज तेल शोधक कारखाना हो जाएगा अम्बाला मुकुल। बी ऑप्शन 3-4-2-1। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए है। आइए देखते हैं उद्योग और केंद्र दिया हुआ है। एल्युमिनियम हो जाएगा JK नगर, तांबा हो जाएगा मलाजखंड, जस्ता हो जाएगा टुंडू और जूट हो जाएगा भाटपाड़ा। बी ऑप्शन 3-1-2-4। अगला प्रश्न उद्योग और अवस्थिति दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं। उर्वरक हो जाएगा श्रीगंगानगर, कांच हो जाएगा जयपुर, सीमेंट हो जाएगा उदयपुर और कृत्रिम रेशम हो जाएगा कोटा। ये ऑप्शन 4-3-2-1। फिर से उर्वरक हो जाएगा श्रीगंगानगर, कांच हो जाएगा जयपुर, सीमेंट हो जाएगा उदयपुर और कृत्रिम रेशम हो जाएगा कोटा। अगला ऑप्शन सुमेलित करने के लिए फिर से है स्थान और उद्योग दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं। बेंगलुरु हो जाएगा वायुयान, कोरबा हो जाएगा एल्युमिनियम, जमशेदपुर हो जाएगा लौह इस्पात और मलाजखंड हो जाएगा तांबा। डी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-1-2। अगला प्रश्न केंद्र और उद्योग दिया हुआ है। मिलान करने के लिए देख लेते हैं। काकीनाडा हो जाएगा जूट, वरुधी नगर हो जाएगा सूती वस्त्र, चन्नापटना हो जाएगा रेशम और भदोही हो जाएगा कारपेट। सी ऑप्शन 2-3-4-1। अगला भारत के निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 3 मतलब चंदेरी और कांजीपुरम। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा पारंपरिक साड़ी वस्त्र उद्योग उत्पादन के लिए सुविख्यात है? तो चंदेरी है और कांजीपुरम है। बी ऑप्शन 2 और 3। निम्नलिखित में से किसको या किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। बनारसी जरी और साड़ी बिल्कुल सही है। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा यह गलत है। तिरुपति लड्डू यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन है 1 और 3 इसमें सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी यह गलत है। मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ यह बिल्कुल सही है। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शक्ति शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मदुरई कोयम्बतूर बेंगलुरु प्रदेश। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेश में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मदुरई कोयम्बतूर बेंगलुरु प्रदेश। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमोबाइल। मध्य प्रदेश में पीतमपुर का किसके लिए जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तोपुदान रांची। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन होगा तोपुदाना रांची में। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अखबारी कागज। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? तो बी ऑप्शन होगा अखबारी कागज के लिए। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो नेफ्था है, जिप्सम है, सल्फर है, कॉस्टिक सोडा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कॉस्टिक सोडा।
निम्नलिखित में से कौन से खनिज का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अ, सा और द। देख लेते हैं, सीसा और जस्ता अयस्क, बेलस्टोनाइट और सेलेनाइट। आ, सा और द, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनता या प्रदान करता है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डीजल एवं बिजली इंजनों द्वारा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है क्या? तो डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह देखना है कौन सा सही है। तो भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, यह भी गलत है। राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, यह बिल्कुल गलत, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोतीहारी तथा अमलेखगंज। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोतीहारी तथा अमलेखगंज। अगला चैप्टर है भारत के अनुसंधान केंद्र। तो इस पे जुड़े प्रश्नों को आइए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों में से निम्नलिखित में से ABCD अनुसंधान स्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो ए पहले पढ़ा जाता है कौन कौन सा। ए है केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्था, बी है राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्र संगठन, सी है राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिक संस्थान और डी है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 4, 3, 2, 6। 4, 3, 2, 6 देख लीजिए। 4 है यहाँ यूपी में, 3 है बंगाल में, 2 है तमिलनाडु में और 6 है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, दोनों के बीच में हो सकता है बॉर्डर पे, या हिमाचल प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न, 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? तो आइए देख लेते हैं, इसका प्रमुख कार्य था सी ऑप्शन समुद्री जैव शास्त्र। फिर से 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा समुद्री जैव शास्त्र। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम पर रखी गई हुआ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारती। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम में से रखी गई हुआ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारती। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो बी ऑप्शन अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन होगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। इंटरनेशनल कॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRICT स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। इंटरनेशनल कॉपर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न, वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था विद्यमान है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था विद्यमान है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था सिरीडा अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था सिरीडा अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था स्थित है, तो सी ऑप्शन होगा बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है, तो बी ऑप्शन जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैसूर में। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, सोचिए कुछ सूची 2 से, आइए मिलाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र यह है संस्था यह है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था यह है मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था है शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था है राजामुंद्री में। बी ऑप्शन 2431 फिर से राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था है मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था है शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था है राजामुंद्री में। शास्त्रीय वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। शास्त्रीय वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है कहाँ? बी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? बी ऑप्शन झांसी में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन भोपाल में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन भोपाल में। अगला है भारतीय चावल शोध संस्था स्थित है कहाँ? तो इसका आंसर स्टार मार्क है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था स्थित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्था स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है ए ऑप्शन करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्था स्थित है तो सी ऑप्शन वाराणसी में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी में। केंद्रीय औद्योगिक वानिकी संस्था अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन लखनऊ में। केंद्रीय औद्योगिक वानिकी संस्था अवस्थित है कहाँ? सी ऑप्शन लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है सी ऑप्शन नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से है तो ए ऑप्शन हो जाएगा आनंद। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में है तो ए ऑप्शन हो जाएगा आनंद। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है तो डी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन झांसी में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा सोलन हिमाचल प्रदेश। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन होगा सोलन हिमाचल प्रदेश। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ संस्था और स्थान, तो आइए मिलान करते हैं एक एक करके। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यह है कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड यह है हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान यह है कामठी में। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान यह है देहरादून में। डी ऑप्शन 5-4-2-3 फिर से देखते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यह है कानपुर में। मिश्रित धातु निगम लिमिटेड यह है हैदराबाद में। सैन्य विधि संस्थान यह है कामठी में। और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान है पुणे में। अगला प्रश्न, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है ए ऑप्शन रहेगा लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? ए ऑप्शन लखनऊ में। सुमेलित करने के लिए अगला प्रश्न दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से, आइए मिलान करते हैं एक एक करके। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था यह स्थित है कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय यह है मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्था यह है भोपाल में। और शाक्य वाग्यनी का राष्ट्रीय शोध केंद्र यह है झांसी में। ए ऑप्शन 3-4-2-1 फिर से। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था यह है कटक में। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय यह है मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्था यह है
भोपाल में, और शास्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र है झांसी में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, तो डी ऑप्शन होगा कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कहाँ? डी ऑप्शन कोलकाता में। निम्नलिखित में से किस में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संगठन संग्रहालय नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? तो हैदराबाद में नहीं है, बाकी मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल में है। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से, आइए मिलान करते हैं। CSSRI यह है करनाल में, CTCRI यह है त्रिवेंद्रम में, IRRI यह है मनीला में, और CAJRI यह है जोधपुर में। बी ऑप्शन 4312 4312। यहाँ सबका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, किसका क्या फुल फॉर्म है। आइए नीचे चलते हैं। पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडार निर्देशालय अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन फरीदाबाद में। पौधा संरक्षण संगरोध एवं भंडार निर्देशालय स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन होगा फरीदाबाद में। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है फसलों के परियोजना निर्देशालय और स्थान कहाँ जहाँ स्थित है। तो आइए देखते हैं। DRR यह है हैदराबाद में, DWR यह है करनाल में, DMR यह है नई दिल्ली में, और DPR यह है कानपुर में। फिर से DRR यह स्थित है हैदराबाद में, DWR यह है करनाल में, DMR यह है नई दिल्ली में, और DPR है कानपुर में। अगला सूची 1 को सूची से 2 से मिलान करने के लिए फिर से संस्थान दिया हुआ है और स्थिति दी हुई है। इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन होगा गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है कहाँ? तो गाजियाबाद में। निम्नलिखित में युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें गलत है, आइए देखते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी में, यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्योग अनुसंधान संस्था श्रीनगर, यह गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ, यह बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, कौन सा? तो केंद्रीय उपोष्ण उद्योग अनुसंधान संस्था श्रीनगर, यह गलत है। अगला, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुसार में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था कोलकाता, फिर शिमला, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली। डी ऑप्शन BCDA फिर से पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो सी ऑप्शन गुरुग्राम में। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा मैसूर। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बी ऑप्शन मैसूर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था का बकरियों पर शोध का केंद्र संस्थान स्थित है। तो बी ऑप्शन रहेगा मखदूम, मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन रहेगा मखदूम, मथुरा में। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा पांडिचेरी में। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो डी ऑप्शन रहेगा पांडिचेरी में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो सी ऑप्शन रहेगा 1974 में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो सी ऑप्शन 1974 में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वासन केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा प्रयागराज। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वासन केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो बी ऑप्शन प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो संस्थान दिया हुआ है और अवस्थिति दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान वांदा, यह गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, केंद्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा। अगला प्रश्न, औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है? तो बी ऑप्शन सोलन में। औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन रहेगा सोलन में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है? तो डी ऑप्शन रहेगा देहरादून।
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा देहरादून। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ, तो ए ऑप्शन नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है कहाँ, तो ए ऑप्शन नोएडा में। राष्ट्रीय विजयी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा डुमाडा अजमेर में। राष्ट्रीय विजयी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ, तो ए ऑप्शन डुमाडा अजमेर में। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इफ्को। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इफ्को। और यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है परिवहन, जिसमें पहला है सड़क परिवहन। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार भारत के मानचित्र में मुख्य राजमार्गों को देख सकते हैं, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों को, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर। आइए देखते हैं इससे जुड़े प्रश्नों को। भारत में देश का कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 60%। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 60%। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और उसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, तो डी ऑप्शन 64 और 40,000 किलोमीटर। देखिए ये सब डाटा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सब डाटा करंट का डाटा है, तो सड़कें डेली बन रही है इसी और नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, तो ये सब डाटा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा मतलब इसे याद नहीं रखिएगा कि यही है एग्जैक्ट फिगर, चेंज होते रहता है, तो आप लोग करंट अफेयर से इसे सब्सटैंशिएट करते रहिएगा। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित से होकर जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 4 निम्नलिखित में से होकर जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग है और इससे जुड़े शहर हैं, उपयुक्त में से कौन से युगम सही सुमेलित हैं, तो NH4 चेन्नई और हैदराबाद यह गलत है, NH6 मुंबई और कोलकाता यह भी गलत है, NH15 अहमदाबाद और जोधपुर यह भी गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कोई नहीं, मतलब कोई भी इसमें सही नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रांतीय राजमार्गों का सड़क की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, तो डी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है, तो यह दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता को जोड़ता है, यह गलत है। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर, यह बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, यह भी बिल्कुल सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से द्वारका को जोड़ता है, यह गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है। फिर से पढ़ते हैं, इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, यह भी सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजमार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजमार्ग से। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किसे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजमार्गों के विकास से। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजमार्गों के विकास से। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटती है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्र या नाभिक को जोड़ता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिलचर एवं पोरबंदर को। स्वर्णिम चतुर्भुज के पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्र या नाभिक को जोड़ता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिलचर एवं पोरबंदर को। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है
डी ऑप्शन हो जाएगा झांसी। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कहाँ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा झांसी। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झांसी में। उत्तर दक्षिण गलियारे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखना क्या है? तो पहला है आगरा, फिर है ग्वालियर, फिर है नागपुर, फिर है कृष्णगिरी। ए ऑप्शन बी डी ए सी। फिर देखते हैं, पहला है आगरा, फिर है ग्वालियर, फिर है नागपुर, फिर है कृष्णगिरी। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आगरा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आगरा। निम्नलिखित नगर युगों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबंध किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई तथा पुणे। निम्नलिखित नगर युगों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबंध किया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई तथा पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। बाकी आगरा, धुले और ग्वालियर जुड़ा हुआ है। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। डी ऑप्शन उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंधित नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। पहले हो जाएगा पंजाब, फिर हो जाएगा तमिलनाडु, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा हरियाणा। डी ऑप्शन 3 4 2 1। अगला, भारत परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन देखना है क्या है। तो पहला, भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी है, यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करता है, यह बिल्कुल सही है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है, यह गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश की सबसे लंबी राजमार्ग है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करता है, यह बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश की सबसे बड़ी राजमार्ग है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक को राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, ए ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, मुंबई। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता हजीरा का। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता हजीरा का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल सही है। हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग बिल्कुल सही है। नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50, यह भी सही है। दुर्गापुर कोलकाता एक्सप्रेसवे राजमार्ग, यह भी सही है। हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हो जाएगा नागालैंड, सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। बी ऑप्शन 1 2 3 4। फिर से पहले अरुणाचल प्रदेश होगा, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। बी ऑप्शन 1 2 3 4। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बनिहाल। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो बी ऑप्शन बनिहाल से। यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो
आपको मूल स्थान से गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। फिर से, यदि आप कोहिमा से कोट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे पढ़ सकते हैं। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 52। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 52। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केरल। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग और गुजरता है कहाँ से? तो आइए देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 यह गुजरता है जबलपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 यह गुजरता है खजुराहो से। राष्ट्रीय राजमार्ग 46 यह गुजरता है भोपाल से। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यह गुजरता है सागर से। सी ऑप्शन 4 1 2 3 4 1 2 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत का प्रथम पायदान पर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अब अगला रेल परिवहन, आइए इसे भी देख लेते हैं, इससे जुड़े प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए रेलवे के बारे में दिया हुआ है, आप लोग भारत के प्रमुख रेल मार्ग को देख सकते हैं और इसके जुड़े मुख्यालय को भी देख सकते हैं। आइए पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं इसका। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच 1953 में। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई थाने के बीच 1853 में। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो बी ऑप्शन 1853। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? तो बी ऑप्शन 1853। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है? तो बी ऑप्शन 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बी ऑप्शन 5.5 फीट। गोरखपुर में से मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें इलाहाबाद होकर। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा की न्यूनतम दूरी वाला मार्ग क्या है? तो बी ऑप्शन होगा इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मध्य किसके? तो ए ऑप्शन मुंबई अहमदाबाद के मध्य। भारत के रेल मंत्रालय के बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मध्य है किसके? तो मुंबई इलाहाबाद के मध्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीओ सही सुमेलित नहीं है? तो रेलवे जोन दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे के लिए गोरखपुर बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व रेल के लिए भुवनेश्वर यह गलत है। पूर्वी रेलवे के लिए कोलकाता बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए बिलासपुर यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो सेंट्रल रेलवे मुंबई बिल्कुल सही। वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट यह भी सही। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज यह गलत है। साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज यह गलत है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है? तो डी ऑप्शन होगा कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो डी ऑप्शन कोलकाता। भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं सही कथन कौन सा है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है यह गलत है। इन रेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषता स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत के किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को लिए उपलब्ध है यह बिल्कुल गलत है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा केवल 3 इसमें सही है। फिर से पढ़ते हैं। फेरी क्वीन विश्व की सबसे पुरानी चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वाणिज्य तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा केवल 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? तो डी ऑप्शन बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद में।
यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है, दिल्ली और कराची शायद दिया हुआ है, भुज कराची। इससे जुड़े प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली से चले दो पर्यटक, जिसमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन तक वे साथ चल सकते हैं वह मानचित्र में दर्शाया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा बालोतारा। बालोतारा तक वो साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न, यद्यपि रेलवे भारत की सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो आइए इससे जुड़े कारणों को देखते हैं। रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक है। यह बिल्कुल सही है। मानव बस्तियों की भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। यह बिल्कुल सही है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के प्रति एकक मीटर टन किलोमीटर लागत सस्ती है। यह बिल्कुल गलत है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों और दोपहियों वाहनों से लाभ उठाया जाता है। यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा 1, 2 और 4 इसमें सही है। फिर से पढ़ते हैं। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो रेलवे परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक होती है। यह बिल्कुल सही है। मानव बस्तियों को भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। यह बिल्कुल सही है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के प्रति एकक मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर कम लागत सस्ती है। यह गलत है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों से उठाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 इसमें सही है। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री यह है कपूरथला में। व्हील एवं एक्सल संयंत्र यह है बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यह है वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में। डी ऑप्शन 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2। फिर से देखते हैं। रेलवे कोच फैक्ट्री है कपूरथला में। व्हील एंड एकल संयंत्र है बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुडवाडीह में। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ? तो बी ऑप्शन मुडवाडीह में। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बे की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में। निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा है जहाँ यात्री रेल डब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज तो बी ऑप्शन हो जाएगा बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो डी ऑप्शन होगा रेलवे स्लीपर में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो डी ऑप्शन रेलवे स्लीपर में। यहाँ पे गुजरात के कच्छ रूपरेखा मानचित्र में 1, 2, 3, 4 अंकों से दिखाए गए 4 रेल जंक्शन क्रमशः है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़। अगला प्रश्न, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रायबरेली में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है कहाँ? तो बी ऑप्शन रायबरेली में। किस रेल खंड का प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई है? तो डी ऑप्शन रेवाड़ी रोहतक खंड पर। किस रेल खंड पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई है? तो डी ऑप्शन होगा रेवाड़ी रोहतक खंड पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां PPP मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां PPP मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया जा रहा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्य से होकर गुजरती है। यह गलत है। बाकी इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर। यह बिल्कुल सही है। ये एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करती हुई गुजरता है। यह बिल्कुल सही है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसे सार्वजनिक निगमों के माध्यम से धन इकट्ठा किया
यह भी सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। कोंकण रेल जोड़ता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रोहा से मैंगलोर को। कोंकण रेल जोड़ता है किसे, तो बी ऑप्शन रोहा से मैंगलोर को। कोंकण रेलवे में से राज्य के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा, तो ए ऑप्शन इसका होगा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण रेल से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेलग्राम को। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता किसे, तो ए ऑप्शन बेलग्राम को। निम्नलिखित किन दो राज्य रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। भारत के किन राज्यों में से निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है, तो बी ऑप्शन मेघालय। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन एक अधिक दूरी तय करती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1243 एक त्रिवेंद्रम सेंट्रल। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन में से कौन एक अधिकतम दूरी तय करती है, तो 1243 एक त्रिवेंद्रम सेंट्रल। निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहला पीरपंजाल, फिर कारबुद, फिर नाथूबाड़ी, फिर बरदेहवादी। ए ऑप्शन फिर से पता है। निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है, तो पहला है पीरपंजाल, फिर है कारबुद, फिर है नाथूबाड़ी, फिर है बरदेहवादी। और इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है नौ या वायु परिवहन। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इसे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इससे हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं सामान्य भूगोल। और आज हम लोग विश्व भारत भूगोल करने वाले हैं और यह लगभग आज समझिए कि समाप्त होने वाला है, क्योंकि हम लोग परिवहन कर रहे हैं, फिर होगा पर्यटन स्थल, फिर विविध, और इसी के साथ शुरू होगा अगला चैप्टर विश्व का भूगोल। तो आप लोग से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इससे हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी एग्जाम या फिर यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस या फिर जेपीएससी या फिर कोई अन्य एग्जाम देने वाले हैं जिसमें भूगोल की बहुत अहम भूमिका रहती है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और कमेंट में आप जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले नौ या वायु परिवहन। तो आप लोग पहले देख लीजिए पोर्ट कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट पोर्ट, भारत के प्रमुख बंदरगाह। और आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह आग्रह रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मालाबार तट। निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है, तो ए ऑप्शन मालाबार तट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो सही कथन देखना है। तो नौ परिवहन, नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण, फिशिंग में ज्वार भाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होता है, बिल्कुल सही। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह हार्बर में सुरक्षित प्रवेश कराने या निकालने योग्य बनाता है, यह भी बिल्कुल सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन सैलिटेशन रोकता है, यह भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट्स है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों सही है। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो नौवहन, नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण, फिशिंग में ज्वार भाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होता है, यह बिल्कुल सही है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह हार्बर में सुरक्षित प्रवेश कराने या निकालने योग्य बनाता है, यह भी सही है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन या सैलिटेशन रोकता है, यह भी सही है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह टाइडल पोर्ट है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों सही है। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोची। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोची। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शेवयार्ड है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोची।
भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचीन में। मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से अंकित स्थानों में से एक ज्वारीय पतन का निर्देशक है, वह है कौन सा? तो देख लेना है, यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पोत है, या गलत है? कोचीन प्राकृतिक पतन है, या बिल्कुल सही है? जवाहरलाल नेहरू पतन भारत में एकमात्र मशीनीकृत पतन है, या भी सही है? कांडला ज्वारीय पतन है, या भी सही है? तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कोचीन भारत का सबसे गहरा पतन है, या गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांडला पूर्वी तट का नहीं है, बाकी चेन्नई पारादीप और तुत्तीकोरिन पूर्वी तट का है, कांडला पश्चिमी तट का है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वह है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता विशाखापट्टनम। प्रायद्वीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वह कौन कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा कोलकाता और विशाखापट्टनम। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाराद्वीप। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर स्थित है? तो सी ऑप्शन पाराद्वीप। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन उड़ीसा में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाराद्वीप। भारत की सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो सी ऑप्शन पाराद्वीप। मुर्मुगांव पतन स्थित है? तो सी ऑप्शन गोवा में। मुर्मुगांव पतन स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन गोवा में। कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कांडला गुजरात में है, या बिल्कुल सही है? कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन कांडला गुजरात में है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। दिए गए मानचित्र में पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ए, बी, सी एवं डी से चिन्हित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सुमेलित कीजिए तथा बंदरगाहों की सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची पुदुचेरी के बंदरगाह कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, पहले हो जाएगा माहे, फिर हो जाएगा कराईकाल, फिर हो जाएगा पुदुचेरी और फिर हो जाएगा यमन। ए ऑप्शन 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कांडला है, चेन्नई नहीं है, पारादीप है, मुंबई है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बाकी तीनों प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो कोचीन और विशाखापट्टनम प्राकृतिक है, चेन्नई और तुतीकोरिन प्राकृतिक नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 और 4, कोचीन और विशाखापट्टनम। निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्वी तट बंदरगाहों की स्थिति 1, 2, 3, 4 में प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए तथा नीचे दिए गए क्रम में से उत्तर दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यह है सी ऑप्शन तुतीकोरिन है, फिर चेन्नई है, फिर मछलीपट्टनम है, फिर विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी में चिन्हित बंदरगाहों की अवस्थिति को उन बंदरगाहों के नामों से सुमेलित कीजिए तथा बंदरगाहों के नामों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले हो जाएगा वेरावल 5 नंबर, फिर 2 नंबर हो जाएगा करवाल, फिर 4 नंबर हो जाएगा तुतीकोरिन, फिर 1 नंबर हो जाएगा काकीनाडा। बी ऑप्शन 5, 4, 2, 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काकीनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो ए ऑप्शन काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय रिवराइन बंदरगाह है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, जो कि कोलकाता है। आप लोग देख सकते हैं कोलकाता का लोकेशन कहाँ पे है। अगला, पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कांडला में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोवलम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो सी ऑप्शन होगा कोवलम। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नगर की लंबाई कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती हैं वह कौन से? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दहेज।
भारत के बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो बी ऑप्शन होगा दाहेज। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है प्रमुख बंदरगाह और राज्य, तो इसमें कौन सा बंदरगाह किस राज्य में, आइए देख लेते हैं। तो कांडला हो जाएगा गुजरात में, नहावा शेवा हो जाएगा, यह 1 नंबर ऑप्शन है, महाराष्ट्र में, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर से कांडला हो जाएगा गुजरात में, नहावा शेवा हो जाएगा महाराष्ट्र में, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और तूतीकोरिन हो जाएगा तमिलनाडु में। सी ऑप्शन 4 1 2 3 4 1 2 3। फिर से सुमेलित के लिए दिया हुआ है समुद्री बंदरगाह और राज्य, आइए मिलाते हैं। अलेप्पी हो जाएगा केरल में, एन्नानूर हो जाएगा तमिलनाडु में, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। फिर से अलेप्पी हो जाएगा केरल में, एन्नानूर हो जाएगा तमिलनाडु में, पारादीप हो जाएगा उड़ीसा में, और काकीनाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन 4 3 1 2 4 3 1 2 4। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में से निम्नलिखित में से सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्य में सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बी ऑप्शन मुंबई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किन भागों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किन भागों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ए ऑप्शन इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया तक। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो डी ऑप्शन प्रयागराज से हल्दिया तक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है? तो इनमें से कोई नहीं है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका आंसर दिया हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ती है? तो सी ऑप्शन हल्दिया से इलाहाबाद। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ती है तो हल्दिया को इलाहाबाद से। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी कृष्णा बेसिन जलमार्ग। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है? तो ये ऑप्शन इसका है चेन्नई के तट पर। भारत का कोयले से संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है कहाँ? तो ये ऑप्शन चेन्नई से के तट पर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो सी ऑप्शन कांडला। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जामनगर। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो ए ऑप्शन जामनगर। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो बी ऑप्शन हल्दिया। सुमेलित करने को दिया हुआ है शिपयार्ड और राज्य, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो गार्डन रीच है पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड है आंध्र प्रदेश, मझगांव डॉक्स है महाराष्ट्र, और कोचिन शिपयार्ड है केरल। फिर से गार्डन रीच है पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान शिपयार्ड है आंध्र प्रदेश, मझगांव डॉक है महाराष्ट्र, और कोचिन शिपयार्ड है केरल। बी ऑप्शन 4 1 2 3 4 1 2 3। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रांची। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन रांची। सर्वाधिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचिन विमानपत्तनम। सर्वाधिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तनम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचिन विमानपत्तनम। राज्य सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो सी ऑप्शन अमृतसर। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सी ऑप्शन अमृतसर।
निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा करईकाल। बाकी दमन है, जंजीरा है और रत्नागिरी है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा करईकाल। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलंग। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने या यार्ड गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलंग। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पतन। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पतन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह का निर्माण की संभावना का पता लगा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मोरमुगांव गोवा बिल्कुल सही है, पारादीप उड़ीसा बिल्कुल सही है, मैंगलोर कर्नाटक यह भी सही है, और मुंद्रा आंध्र प्रदेश या गलत है? तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मुंद्रा गुजरात में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पन्ना। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। फिर से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। भारत का वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो डी ऑप्शन 1911 में। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोचीन। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ए ऑप्शन कोचीन। सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचीन। सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोचीन। इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है पर्यटन स्थल। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न, सुमेलित करने के लिए पर्यटन स्थल और राज्य दिया हुआ है, तो आइए मिला लेते हैं। तो चक्राता हो जाएगा उत्तराखंड, हफलंगा हो जाएगा असम, कालिम्पोंग हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और कुफरी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन 3 1 2 4 3 1 2 4। अगला प्रश्न फिर से मिलान करने के लिए दिया सूची और पर्यटक केंद्र। तो आइए से मिला लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर में हो जाएगा गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा कसौली, गुजरात में हो जाएगा उड़वाड़ा, और तमिलनाडु में हो जाएगा पॉइंट कैलिमर। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा कलिंग, उत्तराखंड का हो जाएगा औली, कर्नाटक का हो जाएगा चिकमंगलुरु, और तमिलनाडु का हो जाएगा ऊटी। फिर से हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा किलांग, उत्तराखंड का हो जाएगा औली, कर्नाटक का हो जाएगा चिकमंगलुरु, और तमिलनाडु का हो जाएगा ऊटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है? तो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई यह भी है, मामल्लपुरम यह भी है, सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर यह भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों है। फिर से चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान बिल्कुल सही यह है, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई यह भी है, मामल्लपुरम यह भी है, और सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर यह भी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसमें गुलाबी नगरी कहती हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जयपुर गुलाबी नगर बिल्कुल सही है, उज्जैन महाकाल का नगर यह भी सही है, कोलकाता आनंद का नगर यह भी सही है, जैसलमेर झीलों का नगर यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा जैसलमेर झीलों का नगर नहीं है, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है।
विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ों में से किसमें अवस्थित है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विलिगिरी रंगा पहाड़ी पर। विलिगिरी रंगा पहाड़ी पर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा विलिगिरी रंगा पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उद्देश्य किया हुआ है, कौन सा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अतुल्य भारत। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने के उद्देश्य उपयोग किया हुआ है, कौन सा? तो डी ऑप्शन अतुल्य भारत। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सी ऑप्शन केरल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन नहीं है? तो कुलधारा है, धनुषकोटी है, लखपात है, चरखारी नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा चरखारी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? तो पहला है श्रीशैलम नल्लामल पहाड़ी, यह बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन उसमें हो जाएगा केवल एक। अगला देखते हैं सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है चारागाह या हिल स्टेशन और स्थिति राज्य दिया हुआ है, तो कौन सा कहाँ है देख लेते हैं। बानी चारागाह है जम्मू एवं कश्मीर में, गुजरात में। बानी चारागाह है गुजरात में। ब्याल चारागाह है उत्तराखंड में। खज्जियार है जम्मू एवं कश्मीर में। और पहलगाम है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन 3-1-4-2 फिर से। बन्नी चारागाह है गुजरात में, ब्याल चारागाह है उत्तराखंड में, खजियार है हिमाचल प्रदेश में और पहलगाम है जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। अब हमारा आखिरी चैप्टर भारत के लिए विविध, तो आई से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बायोगैस संयंत्र। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र। कुरियाल सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, या बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों इसमें ऑप्शन सही है। विश्व में इस्पात उत्पादन है भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है, यह बिल्कुल सही है। विश्व के में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी सही है। कोयले का उत्पादन है विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक और तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है? तो सी ऑप्शन पाकिस्तान से। टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती है कहाँ? सी ऑप्शन पाकिस्तान से। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यह सही है। थुम्बा केरल, यह भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, यह गलत है। पोखरण राजस्थान, यह बिल्कुल सही है। भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है। अगला सुमेलित करने के लिए दिया नगर और विशेषताएं, तो कौन सी नगर की क्या विशेषताएं, आइए देख लेते हैं एक एक करके। अलीबाग है मत्स्य केंद्र फिशिंग, अलीबाग है या अवकाश सदन हॉलिडे रिसोर्ट। बालापुर है शैल रासायनिक सुंकल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। नहावा शोभा है बंदरगाह पोर्ट। और रत्नागिरी है मत्स्यन केंद्र फिशिंग सेंटर। बी ऑप्शन 2-3-4-1 अगला प्रश्न, भारत में एक ऐसे स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटता है तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चांदीपुर में। फिर से पढ़ते हैं, भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा के कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चांदीपुर में। तुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह भूचुंबकीय विद्युत रेखा पर स्थित है। तुम्बा में विकसित साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह भूचुंबकीय विद्युत रेखा पर स्थित है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दार्जिलिंग।
द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ है? तो सी ऑप्शन रहेगा दार्जिलिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। केयार्न एनर्जी का मुख्यालय है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्कॉटलैंड में। केयार्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑप्शन स्कॉटलैंड में। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलाते हैं। रामेश्वरम यह है तमिलनाडु में, द्वारिका है गुजरात में, सारनाथ है उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन 2 3 1 4 2 3 1 4। फिर से रामेश्वरम है तमिलनाडु में, द्वारका है गुजरात में, सारनाथ है उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश में। फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं इसे भी। ऐशबाग स्टेडियम है भोपाल में, ब्रेवन स्टेडियम है मुंबई में, ग्रीन पार्क है कानपुर में और ईडन गार्डन है कोलकाता में। बी ऑप्शन 2 1 4 3 2 1 4 3। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो भूमिगत रेलवे है कोलकाता में, आम है रत्नागिरी, ताले हैं अलीगढ़ में और चावल है देहरादून में। फिर से भूमिगत रेलवे कोलकाता में, आम है रत्नागिरी, ताले हैं अलीगढ़ में और चावल है देहरादून में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है? तो डी ऑप्शन रहेगा कोलकाता में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है? तो बी ऑप्शन तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल नाम किसका है? तो बी ऑप्शन तमिलनाडु के एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? ये ऑप्शन इसका हो जाएगा वृक्षारोपण। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? तो ये ऑप्शन वृक्षारोपण। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कोल्हान खनिज संसाधन यह बिल्कुल सही है, कच्छ वन संसाधन यह गलत है, मालाबार तट जल संसाधन यह सही है, मध्यगंगा मैदान मृदा संसाधन यह सही है। तो बी ऑप्शन इसमें जो है कच्छ वन संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा नाम समानता साड़ी के लिए उपयुक्त नहीं होता? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुरादाबादी। बाकी चंदेरी है, वाराणसी है और कांजीवरम है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा मुरादाबादी। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र बिल्कुल सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स यह बिल्कुल सही है, डॉक्टर डीएस कोठारी भौतिकी यह भी सही है, डॉक्टर एसएस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ए ऑप्शन रहेगा पश्चिम बंगाल। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल। भारत में प्रमुख परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अप्सरा। भारत के प्रथम प्रमुख रिएक्टर का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऊष्मा स्रोत और भारत के राज्य दिया हुआ है, तो लसुंदारा राजस्थान यह गलत है, अवलोली महाराष्ट्र यह बिल्कुल सही है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश यह भी सही है, सोहना हरियाणा यह सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा लसुंदारा राजस्थान। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परंपरा और राज्य दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चपचार कुट त्यौहार मिजोरम यह बिल्कुल सही है, खोंगजोम परवा गाथा गीत मणिपुर यह भी सही है, थंगा टा नृत्य सिक्किम यह गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 और 2 सही है, मतलब चपचारा कुट त्यौहार मिजोरम बिल्कुल सही है, खोंगजोम परवा गाथा गीत मणिपुर यह भी सही है, थोंग टा नृत्य सिक्किम यह गलत है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। शिल्प है और किस राज्य की परंपरा है? तो इसमें देखना उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो पुत्थु कुल्ली शॉल तमिलनाडु यह बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन होगा केवल एक पुत्थु कुल्ली शॉल तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में हमारे देश में हिमालय बिच्छू बूटी जिरोडिनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी क्योंकि यह पाया गया है? डी ऑप्शन, यह वसंत ऋतु का संसाधनीय स्रोत है, यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है, डी ऑप्शन। अगला, राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाले धूल भरी आंधियाँ के लिए उत्तरदायी है कौन सा? तो वह कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराएं की उत्पत्ति होती है, डी ऑप्शन केवल आ। इसमें केवल आ सही होगा, बाकी दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसमें डी ऑप्शन होगा केवल आ, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, यह बिल्कुल सही है, बाकी दोनों गलत है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर यह गलत है। अति तीव्र ग्रामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति यह भी गलत है। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा अगला सेक्शन हो जाएगा विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल हम लोग आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग बताइए कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी
और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, और हम जब भी कोई नया वीडियो लाते हैं तो इसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी होती है। अगले सेक्शन से हम लोग शुरू करने वाले विश्व का भूगोल, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपना रिवीजन को पूरी तरह से कंठस्थ करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज में, जिसमें लोग कर रहे हैं समान भूगोल। तो हम लोगों ने भारत का भूगोल पूरा कर लिया था, अब शुरू होने वाला है विश्व का भूगोल। तो विश्व का भूगोल का पहला चैप्टर है ब्रह्मांड, और उसी तरह से हम यह पूरा बुक कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, और अगर आप लोगों ने पहले के भारत के भूगोल के सीरीज को नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए और अपनी रिवीजन को और अच्छा से मजबूत कीजिए। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक इस वीडियो को आसानी से पहुँचाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन, जहाँ से हम लोगों ने पिछले सेक्शन में छोड़ा था, और विश्व का भूगोल आज जहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि BPSC 70 देने वाले हैं, या फिर PCS देने वाले हैं, या फिर UPSC देने वाले हैं, या फिर कोई भी अन्य एग्जाम देने वाले हैं जिसमें भूगोल की एक अहम भूमिका रहती है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा ताकि उन्हें भी अपना रिवीजन करने का मौका मिले और वह भी अच्छे से अपने रिवीजन को मजबूत कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेक्शन। तो यहाँ हम आ गए विश्व के भूगोल पर, जिसमें पहला है ब्रह्मांड, और उसमें पहला सेक्शन है सामान्य अवधारणा। तो आइए इसके पहले प्रश्नों से देखते हैं क्या क्या है, और इसी तरह से हम यह पूरा बुक कंप्लीट करने वाले। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपना रिवीजन करते रहें। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मांड की। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए वेगनर। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो बी ऑप्शन ए वेगनर के द्वारा। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है कैसे, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है कितना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। तारे का रंग सूचक है तो डी ऑप्शन हो जाएगा उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है किसका, तो डी ऑप्शन उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है क्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। यह देखिए UPSC का पूछा हुआ है 1997 का क्वेश्चन। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते कहलाती है क्या, तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। श्याम विवर होता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिमट गया तारा। श्याम विवर होता है क्या, तो सिमट गया तारा। यह भी UPSC का 2019 का क्वेश्चन। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तो बी ऑप्शन होगा बी ऑप्शन कृष्ण विवर। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है, तो बी ऑप्शन होगा कृष्ण विवर। यह भी देखिए UPSC का पूछा हुआ है, तो ये UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया था तो सी ऑप्शन हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, तो सी चंद्रशेखर के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी तो सी ऑप्शन हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने, तो एस चंद्रशेखर। यह भी देखिए UPSC का पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इसे भी। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिससे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, यह बिल्कुल सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यह देखिए UPSC में यह 2 बार पूछा हुआ है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी का, तो इसे आप लोग जरूर पहुंचाइएगा उन सभी लोगों तक जो इस तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है इसका, सी ऑप्शन बहुत उच्च घनत्व। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण या रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बहुत बड़ा घनत्व। सुपरनोवा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है, तो एक मृतप्राय तारा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल
कॉन्स्टलेशंस है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल या कॉन्स्टलेशन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 88। निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो इसमें देखना कौन सा नहीं है, तो कृष्ण मास्टर हो जाएगा जो कि नहीं है, बाकी क्वासर हो जाएगा और पल्सर और भंगुर तारा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। कृष्ण मास्टर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विजिटर तारा नहीं पाया जाता, बाकी पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल पाया जाता है और क्वासर पाया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में अवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो बी ऑप्शन होगा नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बीटलग्यूज। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम क्या है, तो सी ऑप्शन होगा बीटलग्यूज। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि, तो क्या दिखाई पड़ेगा देख लेते हैं। आकाश स्याह काला है, यह बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप तल के ताप से कहीं अधिक है, यह गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। एक और दो सही है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा क्या, तो पहला है आकाश स्याह काला है, यह बिल्कुल सही है। तारे टिमटिमाते नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन होगा। एक और दो इसमें सही है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो बी ऑप्शन होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी, तो दूरी की। या देखिए ये एमपीपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, तो एमपीपीसीएस के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है क्या, तो डी ऑप्शन होगा प्रकाश वर्ष। या देखिए उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, तो स्टेट पीसीएस के लिए भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो डी ऑप्शन होगा प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज से लंबित उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रक्षेपक तारे को क्षितिज से लंबित उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है कहाँ, तो ए ऑप्शन विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। फिर से, एक व्यक्ति काले अंधेरे रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा, तो सी ऑप्शन है। ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले। जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है कौन सा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है, वाइट नहीं है, बाकी टेलीमीटरिंग है, भारहीनता है और सिसलुनर है। डी ऑप्शन इसमें नहीं है, वाइट नहीं है। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, सिंटरिंग थियरी और स्टैलर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ए ऑप्शन होगा ब्रह्मांड के प्रक्षेपण और बोध के लिए। फिर से देखते हैं, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, तो ए ऑप्शन होगा ब्रह्मांड के प्रक्षेपण का बोध के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानक समय। निम्नलिखित में से कौन एक समय का प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मानक समय नहीं है। बाकी उष्णकटिबंधीय वर्ष है, चंद्रमास है और दिवस है। अगला हमारा सेक्शन है सौरमंडल। तो इस सौरमंडल से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। एक बार आप सौरमंडल पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सूर्य है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। फिर उसी बीच में है क्षुद्रपेटी, धूमकेतु, कुपर बेल्ट। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें निहारिका। यह देखिए बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन,
यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो डी ऑप्शन होगा कोपरनिकस। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे कौन? तो सी ऑप्शन होगा कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे कौन? तो सी ऑप्शन कोपरनिकस। वह वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है। बी ऑप्शन होगा कोपरनिकस। वह वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु नहीं है। तो बी ऑप्शन होगा कोपरनिकस। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ए ऑप्शन होगा निकोलस कोपरनिकस। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ए ऑप्शन होगा निकोलस कोपरनिकस। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे सौर परिवार के संदर्भ में ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, तो बी ऑप्शन होगा 9। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन 9। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्लूटो को इस समय ग्रह माना गया था। यह प्रश्न काफ़ी पुराना है, देख लीजिए। यह यूपीपीसीएस का 1992 का प्रश्न है। उस समय प्लूटो को हटाया नहीं गया था, तो इसीलिए इसमें 9 ग्रह दिखाए जा रहे हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति और शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति और शनि। निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा पृथ्वी, फिर उसके बाद आएगा बृहस्पति, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर लास्ट में आ जाएगा प्लूटो। ए ऑप्शन 2 3 4 1। पहले पृथ्वी, फिर बृहस्पति, फिर यूरेनस, फिर प्लूटो। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बुध एवं शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से? तो बुध एवं शुक्र हैं। पृथ्वी स्थित है, तो ए ऑप्शन शुक्र एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी स्थित कहाँ है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो बी ऑप्शन इसमें सत्य है, यह अप्रकाशवन होते हुए भी चमकते हैं। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यह अप्रकाशवन होते हुए भी चमकते हैं। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है विशेष लक्षण और ग्रह के नाम। तो आइए देख लेते हैं करके। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह, तो यह हो जाएगा प्लूटो। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो यह हो जाएगा बुध। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो यह हो जाएगा शुक्र। और सौरमंडल से निकटतम ग्रह, तो यह हो जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी हम उल्टा बोल दिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो प्लूटो, यह बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो यह हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, तो यह हो जाएगा शुक्र। और सौरमंडल से निकटतम ग्रह, तो यह हो जाएगा बुध। डी ऑप्शन 4 3 2 1 4 3 2 1। अगला प्रश्न, सूर्य के निकटतम ग्रह है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुध। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, यह भी सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, यह भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें गलत है। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा बृहस्पति, फिर हो जाएगा शनि, फिर हो जाएगा वरुण, फिर हो जाएगा पृथ्वी। सी ऑप्शन 1 4 2 3 1 4 2 3। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विद्यमान होती हैं। तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो फ्लोरिडा नहीं है, बाकी बुध है, शुक्र है और शनि है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, फ्लोरिडा। अगला प्रश्न, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किस संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी जैसी ग्रहों की खोज। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किस संदर्भ में अक्सर देखा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी ग्रहों की खोज। अगला सुमेलित करने के लिए दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलाते हैं। तो ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पुष्तल तारा हो जाएगा हेली और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर। ए ऑप्शन 2 1 4 3 2 1 4 3। फिर से देखते हैं, ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पुष्तल तारा हो जाएगा हेली और कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मेराइनर। अगला प्रश्न, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो डी ऑप्शन होगा सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो डी ऑप्शन होगा सूर्य।
और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है सूर्य। तो आइए इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बी ऑप्शन होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, तो बी ऑप्शन नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, सी ऑप्शन केवल पूर्णतया पथचिह्न पर के परिधीय क्षेत्र में। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपदा न्यू मून डे। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा न्यू मून डे पर। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल अमावस्या। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है कैसे, तो बी ऑप्शन है केवल अमावस्या। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सी ऑप्शन चंद्रमा और सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सी ऑप्शन चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। खगास या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये ऑप्शन पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। खगास या पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रभामंडल या हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन पश्चात मेघों के हिमस्ट्रिफों में। प्रकाश सूर्य का प्रभामंडल या हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चात मेघों के हिमस्फटिकों में। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है, ए ऑप्शन पृथ्वी से सूर्य के बीच। एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है क्या, तो ए ऑप्शन पृथ्वी से सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 150 150 × 10⁻6 किलोमीटर्स, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब, तो सी ए ऑप्शन 3 जनवरी को। सूर्य का आकाश पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 109 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो सी ऑप्शन 109 गुना। अगला सेक्शन है बुध। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घावृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गति ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए से। फिर से, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घावृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गति ऊर्जा अधिकतम होती है वह चिन्हित किया गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो बी ऑप्शन होगा बुध। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो बी ऑप्शन बुध। निम्नलिखित ग्रह युगों में से कौन सा बिना उपग्रह के है, तो डी ऑप्शन होगा बुध और शुक्र। निम्नलिखित ग्रह युगों में कौन सा बिना उपग्रह के है, तो डी ऑप्शन होगा बुध और शुक्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चतुर्थ ध्रुवीय निर्धारित करता है, यह बिल्कुल सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, यह गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो केवल एक हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखना इसमें कौन सा सही है। तो किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष ध्रुवीय निर्धारित करती है, यह बिल्कुल सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन होगा केवल एक। अगला चैप्टर हमारा है शुक्र। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को जो भी पूछा गया उसे देखते हैं एक एक करके। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो बी ऑप्शन शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो सी ऑप्शन होगा शुक्र को। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो सी ऑप्शन शुक्र को। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। कथन कारण वाला प्रश्न है, देख लेते हैं। शुक्र या वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, यह बिल्कुल सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतम उच्च स्तर है, यह भी बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन रहेगा। ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या
है। फिर से देखते हैं, शुक्र या वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, यह बिल्कुल सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। अगला, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम है, तो बी ऑप्शन होगा शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो बी ऑप्शन शुक्र। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है, तो डी ऑप्शन होगा शुक्र। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है, तो डी ऑप्शन शुक्र। अगला सेक्शन हमारा पृथ्वी। तो आइए से जुड़े प्रश्न को देखते हैं करके। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ए ऑप्शन अरस्तु। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, तो सी ऑप्शन ग्रीन प्लैनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सी ऑप्शन ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास है, सी ऑप्शन 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना, तो 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अंतरिक्ष द्वारा दूसरे स्थान पर किसी बिंदु का वजन घटता है, तो यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा एस गलत है, परंतु आर सही है। फिर से, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा ए गलत है, परंतु आर सही है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो सी ऑप्शन श्यान द्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, तो सी ऑप्शन होगा श्यान द्रव। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है, तो ए ऑप्शन ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो सी ऑप्शन 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना, तो सी ऑप्शन 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ई ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है, तो सी ऑप्शन होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है, तो सी ऑप्शन होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है, तो बी ऑप्शन होगा मंगल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है, तो बी ऑप्शन होगा मंगल। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है, तो ए ऑप्शन शुक्र। क्या देखिए, यूपी पीसीएस में इसे कितनी बार पूछा गया और उत्तराखंड पीसीएस में भी इसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग, तो बी ऑप्शन 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना, तो बी ऑप्शन 365.25 दिन। यह बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह देखिए आईएसपीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है 2006 का। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगातार किस मध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। पृथ्वी का भूभाग्य रेखीय परिधि है लगभग, बी ऑप्शन 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की भूभाग्य रेखीय परिधि लगभग है कितनी, तो बी ऑप्शन 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो डी ऑप्शन रहेगा दीर्घावृत्ति धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो डी ऑप्शन रहेगा दीर्घावृत्ति धुरी से 23.5 डिग्री पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह देखना है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र पर 23.5 डिग्री आनत है, यह बिल्कुल गलत है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, तो यह भी गलत है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा केवल 3 इसमें सही। फिर देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए, तो देखना इसमें कौन सा सही है। पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। 45 डिग्री अक्ष की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, यह गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतर होती है, यह बिल्कुल गलत है। अपसौर एफिलियन अवस्था में पृथ्वी के
परिभ्रमण की गति तीव्र होती है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा 1 और 3 सही है, सॉरी 1 और 3 इसमें सही है, 2 और 4 गलत है। फिर से पृथ्वी के अक्ष से उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, यह बिल्कुल सही है, और पृथ्वी के अक्ष की समानांता है, यह बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न, दिन रात जिस कारण होता है वह है, तो बी ऑप्शन होगा भू परिभ्रमण। दिन रात जिस कारण होता है वह है क्या, तो बी ऑप्शन होगा भू परिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बी ऑप्शन भू मध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ, तो बी ऑप्शन भूमध्य रेखा पर। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और ध्रुव पर 23.5 अंश का झुकाव। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस विशेषता से होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और ध्रुवों पर 23.5 डिग्री अंश का झुकाव। अगला प्रश्न, मौसम बदलने का क्या कारण है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। मौसम बदलने का क्या कारण है, तो सी ऑप्शन होगा पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में, उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होता है क्योंकि, बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में, उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होता है क्योंकि, बी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। अगला प्रश्न, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, तो सी ऑप्शन होगा हमारी वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, डी ऑप्शन। फिर से, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी के परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। पृथ्वी के परिता घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, डी ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी के परिता उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो डी ऑप्शन होगा निकिल और फेरस। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा निकिल और फेरस। पृथ्वी ग्रह के संरचना में प्रावर या मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो सी ऑप्शन होगा लोहा। पृथ्वी ग्रह के संरचना में प्रावर या मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो सी ऑप्शन होगा लोहा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन होगा 22 अप्रैल। पृथ्वी के अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है, तो ए ऑप्शन होगा 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ कौन सा है, तो ए ऑप्शन होगा 23.5 डिग्री। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, यह बिल्कुल सही है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, यह बिल्कुल गलत है। जब जीवित जीव पैदा हुआ उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, यह बिल्कुल सही है। जब जीवित जीव पैदा हुआ उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन होगा केवल 1 और 3 इसमें सही है। इनमें से
किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो ये ऑप्शन होगा आर्यभट्ट। हमारा अगला चैप्टर है मंगल। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव का समतुल्य है। सही है किसके लिए? तो डी ऑप्शन होगा मंगल के विषय में। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है किसके लिए? तो डी ऑप्शन होगा मंगल के विषय में। कथन कारण वाला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। यह बिल्कुल गलत है। मंगल ग्रह की व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन होगा ये गलत है परंतु आर सही है। फिर से देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। यह बिल्कुल सही है। मंगल ग्रह के व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। यह बिल्कुल सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो सी ऑप्शन होगा बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो सी बी और सी दोनों हो जाएगा मंगल और यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो बी और सी में दोनों हो जाएगा मंगल और यूरोपा पृथ्वी बृहस्पति का एक चंद्रमा। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 26 मई 2008। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 26 मई 2008 को। अगला चैप्टर है बृहस्पति। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमों में खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमों की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गैलीलियो ने। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बी ऑप्शन होगा बृहस्पति। बृहस्पति का वलय होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा सिलिकेटों का बना हुआ। बृहस्पति का वलय होता है किसके लिए? तो सिलिकेटों का बना हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो सी ऑप्शन होगा शनि। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो सी ऑप्शन होगा शनि। अगला हमारा चैप्टर है शनि। तो ऐसे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। शनि शुक्र सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना वर्ष? तो सी ऑप्शन 29.5 वर्ष। शनि शुक्र के चारों ओर एक चक्कर लेने में लेता है कितना? तो सी ऑप्शन 29.5 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शनि। किस ग्रह के चारों ओर वलय मतलब रिंग्स है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शनि। अपने यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्न में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्न में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा शनि का। शनि ग्रह सी ऑप्शन नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? तो डी ऑप्शन होगा शनि का। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो डी ऑप्शन होगा शनि का। अगला हमारा सेक्शन है अरुण वरुण एवं प्लूटो। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। सौरमंडल में संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन देखना है। तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह गलत है। शनि की उपग्रह गैमिनार्ड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह भी सही गलत है। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के विलयों से घिरा रहता है, यह बिल्कुल सही है।
फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3 और 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह गलत है। शनि के उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यह बिल्कुल गलत है। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैस के विलयों से घिरा रहता है, यह बिल्कुल सही है। और फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, केवल 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितना। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो पर। वर्ष दीर्घतम होता है किस पे। तो ए ऑप्शन प्लूटो पर। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो सी ऑप्शन होगा प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो सी ऑप्शन होगा प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा प्लूटो। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह है। तो ए ऑप्शन नेपच्यून। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा। तो ए ऑप्शन नेपच्यून। कौन सा ग्रह और जगत का सबसे दूर का ग्रह है। तो सी ऑप्शन होगा कभी अरुण कभी यम। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है। तो सी ऑप्शन होगा कभी वरुण कभी यम। यद्यपि समानता प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घावृत्ति है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सा दूरस्थ है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा नेपच्यून। यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घावृत्ति है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सा सबसे दूरस्थ है। तो डी ऑप्शन होगा नेपच्यून। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। तो ए ऑप्शन प्लूटो का। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका। तो ए ऑप्शन प्लूटो का। अगला सेक्शन हमारा है चंद्रमा। इससे जुड़े प्रश्नों को आइए करके देखते हैं। मानव ने चंद्रमा का पहला कदम कब रखा। तो डी ऑप्शन 1969 में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। तो डी ऑप्शन 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो डी ऑप्शन चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो डी ऑप्शन चंद्रमा पर। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ, चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख है, यह बिल्कुल सही है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितना वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करती है। यह गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। तो सी ऑप्शन फिर से देखते हैं इसका आंसर। चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, यह बिल्कुल सही है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो यह गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, यह बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। फिर से पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, यह बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि। बी ऑप्शन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि। बी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो बी ऑप्शन होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। चंद्र ग्रहण होता है जब। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब। बी ऑप्शन, पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच आ जाता है।
कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण चंद्र। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण चंद्र में। अगला प्रश्न, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा की चंद्रमा के सामान्य से अधिक चंद्र चमकदार होने का मुख्य उत्तरदायी कारण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपभू। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण क्या था? तो डी ऑप्शन होगा उपभू। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है कितना? तो बी ऑप्शन होगा 90 डिग्री। बेमेन ओडम को चुनिए, ऑडमैन को चुनिए। तो सी ऑप्शन होगा चंद्रमा। बाकी मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा चंद्रमा ग्रह नहीं है। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, ग्रह हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा और पुस्तल तारा हो जाएगा मैरिनर। इसमें ए हो जाएगा ए का 2, बी का 1। अच्छा, कृत्रिम उपग्रह भी है, तो कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा मैरिनर और पुस्तल तारा हो जाएगा हेली। ए ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला है, ब्लू मून परिघटना होती है? तो ए ऑप्शन जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ब्लू मून परिघटना होती है कैसे? तो ए ऑप्शन जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, बी ऑप्शन। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो बी ऑप्शन होगा उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, ए ऑप्शन हो जाएगा 364,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है? तो 364,000 किलोमीटर। एक देश अपने सेलिनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषण परीक्षणाकृत को चंद्रमा के कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश है? तो ये ऑप्शन होगा जापान। एक देश अपने सेलिनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिकी अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा जापान। तो अगला चैप्टर हमारा है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह आप लोग देख सकते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच में आता है। सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ग्रह के, तो उसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। आइए से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षों के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल को छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन होगा क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैलों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो डी ऑप्शन होगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है या देखना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे है, यह बिल्कुल सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, यह बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित है, यह गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही होगा, मतलब सी ऑप्शन 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं या जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड में हैं या जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह कौन से है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो आइए इसके बीच अंतर देखते हैं। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानीय ग्रहकाएँ प्लेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिम शीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टान और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं, यह बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा पथ के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, यह गलत है। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह या नहीं दर्शाते, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है, 2 नंबर इसमें स्टेटमेंट गलत है। अगला धूमकेतु एवं उल्का। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा और आप इसे कितने लाभान्वित हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी देने वाले हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो सके और वह इससे लाभान्वित हो सके।
और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, देखते रहें, और जितना ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका तैयारी होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।